अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। और सबसे पहला हमारा इशू ये कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल चेयरमैन नैब 8 अक्टूबर को अपनी नाकाबिले तौसी मुद्दत मुलाजमत पूरी कर रहे हैं। अब आइडियली तो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और वजीर आजम इमरान खान के दरमियान इससे मुतल्लिक मुशावरत शुरू हो जानी चाहिए थी कि कौन नया चेयरमैन नैब होगा, लेकिन अभी तक ये हो नहीं पाया है। खबरें कुछ ऐसी भी गर्म है कि शायद हुकूमत एक ऑर्डिनेंस के जरिए मौजूदा चेयरमैन को तौसी देने पर गौर कर रही है, या फिर जो नैब रूल्स हैं उनका ड्राफ्ट है उसको भी मंजूर किया जा सकता है और कोई गुंजाइश निकाली जा सकती है कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ही कंटिन्यू करे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब को आपने मुलाहिजा किया शाहजेब खानजादा के शो में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा जी चेयरमैन नैब, मौजूदा चेयरमैन नैब हुकूमत के कब्जे में है, इसलिए उन्हें तौसी देने की कोशिश की जा रही है हुकूमत की तरफ से। सवाल हमारा कुछ यूं कि क्या वजीर आजम चेयरमैन नैब के लिए अपोजिशन से मुशावरत करेंगे, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। पैनल का जी तारुफ करवा दूं आपसे। बेनजीर शाह साहबा हमें ज्वाइन कर रही है, इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ हैं, महमूद सरफराज साहबा वाया स्काइप और हफीजुल्लाह नियाजी साहब टेलीफोन लाइन के थ्रू हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बेनजीर शाह साहबा, आपका क्या मौक़िफ़ है इसके ऊपर? अभी तक क्यों मुशावरत शुरू नहीं हो सकी और क्या वजीर आजम इस मामले में मुशावरत करेंगे? करेंगे इसका तो जवाब है नहीं। अच्छा, अली जफर साहब कुछ दिन पहले एक शो पे आए हुए थे, वहाँ पे भी उनसे जब नैब के चेयरमैन की एक्सटेंशन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा देखिए नैब के जो चेयरमैन होते हैं वो अपॉइंट ऐसे होते हैं कि एक कंसेंसस बनाया जाता है लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन में, लेकिन क्योंकि इन मौजूदा हालात में जो अभी सिचुएशन है इसमें कंसेंसस नहीं बन सकेगा तो इसलिए ज़रूरी है कि ऑर्डिनेंस के ज़रिए उनको एक्सटेंशन दी जाए, क्योंकि उन्होंने कहा बड़े अहम केसेस हैं अभी नैब के पास, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ऑर्डिनेंस के ज़रिए उनको एक्सटेंशन दे दे। तो मेरे यहाँ पे दो सवाल हैं। एक तो ये कि आपने क्या कंसेंसस बनाने की कोशिश भी की, क्या आपने मुशावरत का अमल शुरू भी किया, या अगर किया तो हमें बता दें कि कब किया। अब जब बिल्कुल रिटायरमेंट बिल्कुल करीब है, अगले महीने वो रिटायर कर रहे हैं, तो अब आप कह रहे हैं कि कंसेंसस नहीं बनेगा। आपने पहले से फैसला कर लिया कि कंसेंसस नहीं, तो हम इसको ऑर्डिनेंस के जरिए इनको एक्सटेंशन दे देंगे। तो ये तो आपने पहले से फैसला कर लिया, आपने कोशिश भी नहीं की कि कंसेंसस बनाया जाए। दूसरा मेरा सवाल ये है कि ऐसा कौन सा अहम केस है जो नैब के पास है जिसके लिए आप एक ऐसा कानून ला रहे हैं जो सिर्फ 120 दिन के लिए है। ऑर्डिनेंस तो 120 दिन के लिए बाद लैप्स कर जाती है ना, तो ऐसे कौन से अहम केसेस है जो अगले 6 महीने में इतने अहम है कि आपको ऑर्डिनेंस लाना बहुत जरूरी है। अब अखबारों में तो ये भी आ रहा है, मीडिया में रिपोर्ट्स भी हो रही हैं कि शायद इस महीने के आखिर में जरदारी साहब को इंडाइट कर दिया जाए केस में, अगले महीने शायद शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज शरीफ साहब को भी इंडाइट कर दिया जाए। मुझे नहीं पता इससे क्या ताल्लुक है, या ये वो अहम केसेस हैं या नहीं है। तो ये कुछ सवाल हैं जिससे लगता नहीं है कि हुकूमत जो है वो कोई बातचीत करना भी चाहती है। एक और इसकी जो मिसाल है वो ये है कि देखिए ईसीपी का जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर है उनकी भी रिटायरमेंट को 2-3 महीने हो गए हैं, अभी तक वहां पे भी कोई बात नहीं बनी। 2019 में जब 2 ईसीपी के मेंबर रिटायर, मुशावरत एटलीस्ट शुरू हो गई है। वजीर आजम ने शहबाज शरीफ साहब को खत लिखा, शहबाज शरीफ साहब ने आज जवाब दिया है। लेकिन अलीना आपको याद है इसी तरह यही चीज 2019, लेकिन यही चीज 2019 में हुई थी जब उस वक्त भी ईसीपी के 2 मेंबर जो थे वो रिटायर कर गए थे। पूरा 1 साल ये इशू अटका रहा था, पूरा 1 साल, क्योंकि वो खत ही एक दूसरे को लिखते रहे, वो उनको नाम भेजते थे, वो उनको नाम भेजते थे, कभी वो बैठ के मिले ही नहीं। बल्कि पिछले 3 सालों में आप मुझे बता दें कब वजीर आज़म साहब जो है वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से मिले। अच्छा, वो मामला थोड़ा सा और मुख्तलिफ भी ठीक है, लेकिन आपका पॉइंट नोटेड। भट्टी साहब की तरफ ये लेके जाना चाहती हूँ। भट्टी साहब, जिस तरह बेनजीर कह रही हैं कि ये सिर्फ अज्यूम कर लेना कि कंसेंसस हो नहीं सकता इसलिए हम ऑर्डिनेंस के थ्रू ले आएंगे, क्या ये गलत नहीं है? और उसके बाद जो सिचुएशन पैदा होगी उसके ऊपर तो बड़ा सवालिया निशान। वजीर आजम करेंगे इसके मामले में मुशावरत, और अभी तक क्यों नहीं की? टाइम तो बड़ा कम रह गया। मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि जमहूरियत का हुस्न देखें कि अपोजिशन और हुकूमत 80% अपोजिशन हुकूमत या 80% हुकूमत दोनों तरफ से नैब के मुल्ज़म हैं, दोनों तरफ से मशकूक लोग हैं, और यही मिलकर नैब की किस्मत का फैसला करेंगे, मतलब चेयरमैन नैब लगाएंगे। क्या भंबड़ भूसे डाले हुए जालिमों, कोई सुप्रीम कोर्ट की होती, कोई गैर जानबदार कमेटी होती, कोई सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करती या कुछ और होता। तुम लोग खुद ही नैब के मुल्ज़म हो, खुद ही नैब में केसेस पड़े हुए हैं,
अगर मान लिया कि हुकूमत चाहती है कि अपना बंदा लाए या यही लाएं, तो वो क्या करना चाहते होंगे कि अपोजिशन, मिसाल के तौर पे मान लिया अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते होंगे, अपने केसेस बनाना चाहते होंगे। इन दोनों ने, खुर्शीद शाह और इन्होंने क्या किया, शाहिद खाकान अब्बासी ने अपना बंदा लाए। तो ये नैब के मुलजम हैं, ये करप्ट लोग हैं मुबैना तौर पर, ये सारे, और यही नैब के इदारों के सरबराह मुकर्रर करेंगे। इनके खिलाफ इदारे क्या करेंगे? जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, नहीं, मुझे नहीं लगता कि वजीर आजम अपोजिशन से कोई मुशावरत करेंगे। हो सकता है गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ने के लिए वजीर आजम कोई एक आध खत लिख दें, कोई हुकूमती कमेटी बन जाए चेयरमैन नैब पर, अजरा है तकल्लुफ कोई हल्का फुल्का राबता हो जाए, मगर मुझे नहीं लगता जी उसी पे आ रहा हूं कि मुझे नहीं लगता कि हुकूमत अपोजिशन, वो उसी पे आ रहा हूं मैडम शेख, कि मुझे नहीं लगता कि हुकूमत और अपोजिशन किसी नतीजे पर पहुंच जाए। ऐसा हुआ तो ये बड़ा हैरत अंगेज होगा। इसलिए अभी तक, इस घड़ी तक हुकूमत इसी चेयरमैन नैब की तोसी पर ही सोच विचार कर रही है, कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है, बल्कि ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, मतलब चेयरमैन नैब का इशू भी हल हो जाए और अदालत में चैलेंज भी ना आए। वैसे यहां मुझे मैडम शेख दो बातें याद आई कि 130 एहतसाब अदालतें भी बनना थी। यहां मुझे शाहिद खाकान अब्बासी साहब का यह बयान कि चेयरमैन नैब हुकूमत के कब्जे में, पिछले चेयरमैन नैब के बारे में यही, अब भट्टी साहब ये पिछले चेयरमैन नैब के बारे में यही, क्योंकि अपोजिशन तो कह चुकी है। अच्छा चलें ठीक है महमद, जैसे भट्टी साहब कह रहे हैं सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, और ऑर्डिनेंस का हवाला दे रहे हैं, वो ऐसा मुमकिन है? अलीना, ये बात तो लॉ मिनिस्टर फरोग नसीम साहब ने भी कुछ दिन पहले कामरान खान साहब के गालिबन शो के ऊपर ये बात यही की ना, कि क्योंकि कानून के मुताबिक तो ये तौसीह नहीं दी जा सकती इस तरीके से, उसके लिए जो है वो अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, कानून जो है वो थोड़ा सा तब्दील करना पड़ेगा। तो उन्होंने ही इंदिया दिया इस बात का, ये जो बात ही सारी ऑर्डिनेंस वाली और इनकी नैब चेयरमैन की एक्सटेंशन की जो बात शुरू हुई वो उसी वजह से स्टार्ट हुई, कि उन्होंने कहा कि हो सकता है कि इस तरीके से अगर हम ऑर्डिनेंस ला सकते हैं और फिर बाद में उसको अगर तरमीम करनी है तो फिर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू करानी पड़ेगी। वो तो जिस तरह से ये गालिबन ईवीएम्स की करना चाहते हैं उसी तरीके से जॉइंट सेशन के थ्रू ही करेंगे अगर इन्होंने इस तरह की कोई चीज की। लेकिन मसला क्या है लीना, देखिए कर तो सकती है हुकूमत, उसमें तो वो ऑर्डिनेंस आपको पता है, ये हुकूमत तो इतने ऑर्डिनेंस लाई है कि इसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं हुई, ये भी ला सकते हैं। ला क्यों? बात यह है कि एक पहले नैब का कानून मुतनाज़, फिर ये नैब के चेयरमैन मुतनाज़, जब से इनकी वीडियो लीक हुई है मजीद मुतनाज़ा हो गए, और बल्कि ऑपोजिशन तो कहती ही है कि जब से इनकी वीडियो लीक हुई है तो ये कॉम्प्रोमाइज हो गए, और उसके बाद से हुकूमत के जो केसेस है उनके ऊपर जी हाथ हौला है, इनका हाथ नहीं डालते उस तरीके से। ये नैब का जो कवानीन है या नैब के जो केसेस हैं उसके ऊपर जो है कोर्ट्स ये उनके केसेस पे कह चुकी हैं कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो ये खाली कोई ऑपोजिशन बात नहीं करती, हुकूमत के अरकान भी जो है वो बात करते हैं कि नैब के डर से हम तो ये काम नहीं कर रहे, वो काम नहीं कर रहे। तो शौकत तरीन साहब ने भी, आपको पता है, और भी बहुत से हुकूमत के लोगों ने ये बात जो है ऑन द रिकॉर्ड की। तो जब इतना कुछ है तो फिर इन नैब चेयरमैन को, और इसके अंदर जब कानून के माहिरीन से भी बात की गई तो वो भी ये कहते हैं कि इस तरह से कोई एग्जाम्पल मिलती नहीं कि इस तरीके से इनको वो दी जाए। लेकिन और इनके ऊपर तो बड़े सख्त इल्जाम है ना कि सिर्फ ऑपोजिशन के केसेस ये लेकर आगे बढ़ते हैं, एक अपना एक हुकूमती प्रो गवर्नमेंट एक्टिविज्म दिखाते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि BRT का मामला हो जाए, मालम जब्बा का मामला हो जाए, बिलियन ट्री सुनामी हो जाए, और इस तरह के जो केसेस जो पड़े हुए नैब के पास, उनके ऊपर जो है वो कोई चीज नहीं हो रही। अब दूसरा, अगर हुकूमत ऑर्डिनेंस इस तरह का लाती है तो क्या सिर्फ उसके अंदर ये 4 साल वाली चीज चेंज करती है, या फिर ये भी देखना पड़ेगा कि क्या उसके अंदर जो एक मीनिंगफुल कंसल्टेशन जो ऑलरेडी अभी लॉ के अंदर है कि जो ऑपोजिशन के साथ करनी होती है, क्या उस चीज को भी फिर ये तरमीम कर देते हैं? अगर तो वो भी करते हैं, अभी तक तो देखिए अगर ऑर्डिनेंस का जो इंदिया दिया गया तो हुकूमत की जानिब से दिया गया, तो उससे तो यही लगता है कि शायद मुशावरत करना ही नहीं चाहते ऑपोजिशन से, जो एक मीनिंगफुल कंसल्टेशन है। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं, आप दुरुस्त फरमा रही हैं, लेकिन अगर ये, जैसे मैंने पूछा, ऑर्डिनेंस की बात हो रही है, अगर ऐसा हो भी जाता है तो वो तो महदूद पीरियड ऑफ टाइम के लिए ना, उसके बाद क्या होगा, क्या सिचुएशन बनेगी? नहीं, ये भी उन्होंने बात की थी, और यही मैं बात कर रही हूँ कि पहले ऑर्डिनेंस आ जाए, फिर उसके बाद इसको पेश कर दिया जाए। तो आप देखें नेशनल असेंबली में तो नंबर्स पूरे हो जाते हैं, सेनेट में नहीं होते, फिर जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट कराया जाता है,
जिसके अंदर फिर नंबर्स पूरे करके तो अगर उसको एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाया जा सकता है, ये कहा जा रहा है अभी तक। मुझे नहीं पता कि आगे होगा क्या, क्योंकि अभी ऑपोजिशन की जमातें तो यही कह रही है, शाहिद साहब ने भी कहा था, खोकर साहब ने भी कहा था। नहीं, मैं तो नहीं का ऑप्शन ले रही हूँ कि अभी मुशावरत हुकूमत नहीं चाहती। मैं ये बात कर रही हूँ कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के लिए क्या करती है, उस पर मुझे अभी जाहिर बात होता है हुकूमत ने भी डिसाइड करना है ना कि उन्होंने किस तरीके से आगे जाना है। और अगर के वो चैलेंज, जितना भट्टी साहब कह रहे हैं कि वो इस तरह की चीज करेंगे कि जो कोर्ट में चैलेंज ना हो, क्योंकि ऑपोजिशन की जमातें कह रही है हम कोर्ट में चैलेंज करेंगे अगर इन्होंने ऑर्डिनेंस लाके इस तरीके से एक्सटेंड किया एक मुतनाज़ शख्सियत की टेन्योर को और वो कानून से। ठीक है, न्यायी साहब की तरफ लेके चलते हैं। न्यायी साहब, क्या लगता है आपको मामला किस तरफ जा रहे हैं? और अगर जैसे एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर हमारे सब तज्जियाकारों ने जाहिर की, वजीर कानून के बयान से भी यही इशारा मिलता है कि ऑर्डिनेंस लाया जाए तौसी के लिए, अगर ऐसा हो जाता है तो ये वो जो एक अपोजिशन का बयानिया है नैब न्याजी गठजोड़, तो हुकूमत की गैर जानिबदारी के लिए क्या मीन करेगा? फिर आगे जब ऑर्डिनेंस लैप्स कर जाएगा तो उसके बाद सूरत हाल क्या पैदा होगी हुकूमत के लिए? पहली तो बात यह जी कि मेरा ख्याल है जवाब मेरे नाम में है। जो खाता खोल रखा है मुमलिकत खुदादाद इस्लामिया को चलाने के लिए, ये बड़ी मेहनत से खोला गया है और इस खाते का कोई फायदा नहीं होगा कि नैब जो है 2000 जब से वजूद में आई है, इसका सबसे जो प्राइम इम्पोर्टेंस रही है और इसने परफॉर्म किया उसके मुताबिक, जो कि जिसको कहने के प्रिंसिपल गाइडलाइन जो रहनुमा थे कि हुकूमतों को बनाना कैसे है। जब जमाली साहब जो थे, मुशर्रफ साहब के वज़ीर आज़म के पहले कैंडिडेट जो थे, उनको 12 वोट शॉर्ट थे, तो मैंने यहीं पे किया था, बड़ा वो कंट्रोवर्सी भी हो गई थी, मैंने कुछ नाम भी लिए थे। आज तो नहीं लेता कि ये ना दोबारा कंट्रोवर्सी हो जाए कि उन्होंने खुद मुझे बताया था कि किस तरीके से हमें बुला के हमारी फाइलें दिखाई गई नैब की, और फिर हमने 12 पीपल्स पार्टी के बंदे उठा के हुकूमत बनाई गई। किस्सा मुख्तसर ये है कि नैब को जो बनाया गया है जिस मकसद के लिए, वो मकसद तो पूरा ही तब होता है कि ये काम जो है ये इस तरीके का ये खाता खोला रखा है और इसलिए कंसेशन नहीं होगा। लेकिन भट्टी साहब ये बड़े शद्द-ओ-मत के साथ और बड़ी जो है मेहनत से जमहूरियत का हुस्न निखार रहे थे। ये जमहूरियत का हुस्न ही है भट्टी साहब, मेरे प्यारे छोटे भाई, के ओपोजिशन सियासतदान जो है वो कभी ना कभी इसके नरगे में आ जाते हैं। फिर उसके बाद आप दूसरी बात कि देखिए, एक सिंपल सी बात है कि इदारे जो होते हैं उसके ऊपर कॉन्सेंसस ऑपोजिशन लीडर और वजीर आजम का नहीं होता, कौम होता है। अगर कौम जो है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, चाहे वो सियासी धड़ा बड़ा हो या छोटा हो, या छोटा ग्रोह या बड़ा ग्रोह, कोई लासानी ग्रोह, वो ये समझे कि मेरे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, एक परसेप्शन आ जाए, उसके असूल जवाबत भी हो, ठीक है, और जैसे जैसे वीडियो भी हो, तो मुझे ये बताएं कि जब कौमों का कॉन्सेंसस होता है बड़े इदारों के ऊपर, जो ताकतवर इदारे होते हैं, वो हलकान हो जाते हैं कौम को कॉन्सेंसस ना हो। और इसी के कल सोचा ये होगा कि जी इसके ऊपर कॉन्सेंसस हो, लेकिन क्या किया जाए ऐसे कॉन्सेंसस का कि जो भी मर्जी कर ले, उसूलन तो यही होना चाहिए, हुकूमत नवाज़ साहब की हो, उसूलन तो यही होना चाहिए। लेकिन इस पॉइंट पे जहां हुकूमत के लिए बिल्कुल दुरुस्त आप फरमा रहे हैं, लेकिन यहाँ से एक तो देखिए कराई से ये पाकिस्तान का बुरान बहुत अजीब है, और ये नैब जो है सिर्फ उन बहुत सारे आगे चल के और मजीद बढ़ सकता है। मैं भट्टी साहब की तरफ यही आपकी बात बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, मैं यही बात भट्टी साहब की तरफ जल्दी से लेके जाती हूँ, फिर मुझे ब्रेक लेनी है। भट्टी साहब, महंगाई का चैलेंज इस हुकूमत को है, इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर एक साइड पे, फिर मीडिया से एक तरफ महाज खोले बैठे हैं PMDA के मामले पर, ऊपर से अगर ये चेयरमैन नैब वाला मामला हो जाता है, एहतसाब हुकूमत का एक बहुत बड़ा नारा, उसमें भी अगर कहें ऑर्डिनेंस आता है और जानिबदारी का तासुर आ जाता है, तो फिर हुकूमत के लिए क्या चांसेस होंगे? ये तो बड़ा बैड पिक्चर पेंट करेगा। मैडम शेख, यही तो मेरे बड़े भाई न्याजी साहब कह रहे थे, जो मुझे जमहूरियत का हुस्न दिखा रहे थे, यही तो वो है हुकूमत जमहूरियत का हुस्न। आपको कहा नहीं था 130 एहतसाब अदालतें बनी हैं, बन गई क्या? और आपको कहा था कि ये जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि चेयरमैन नैब हुकूमत के कब्जे में है, पहले यही पिछले चेयरमैन नैब के बारे में यही जमहूरियत का हुस्न था और इमरान खान कह रहे थे। उससे पिछले चेयरमैन नैब के बारे में पीपल्स पार्टी कह रही थी, उसके पिछले चेयरमैन नैब के बारे में मुस्लिम लीग नून कह रही थी, और सब चेयरमैनों और सब नैबों पर जो हमारी है अदालतें
वो डांट डपट उनको कर रही थी, बल्कि एक मरतबा तो अदालत ने कहा कि नैब फौत हो गया, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुकूमत खुद क्यों अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारना चाहेगी? क्यों, किस इसमें कुल्हाड़ी मारने वाली क्या बात है? क्या कुल्हाड़ी मारी हुकूमत ने अपने पांव पर? बैड पिक्चर नहीं सर, बैड पिक्चर मैंने आपको पूरी तमहीद बांध के बताया कि हर महाज से किस तरह से हुकूमत के खिलाफ इस वक्त एक अलग अलग परेशानी है, और अगर ये वाला महाज भी खुल जाता है भाई, तो बात क्या आपको सुने, नहीं लगता ये हुकूमत के भाई मेरी बात सुने, कौन से मुहाज की बातें कर रही हैं, कहां की बातें कर रही हैं? ख्याली हवाई बातें। शहबाज शरीफ क्या है? नैब के मुल्ज़िम हैं। अब शहबाज शरीफ साहब से नैब साहब, हाँ, शहबाज शरीफ से अब वो मुशावरत करें, नैब के मुल्ज़िम से नैब की मुशावरत करें। जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन शहबाज शरीफ को बुलाया, उन्होंने चेयरमैन नैब को पहली पेशी में बुला लिया। नहीं, कहाँ होनी चाहिए? 80% नैब के मुल्ज़िम हैं या हैं या होने वाले हैं, नहीं होनी चाहिए। नहीं तो फिर तो नहीं होनी चाहिए। और मेरा अगर राय लिया आपने, मेरी राय ले तो नहीं होनी चाहिए। ये नैब के मुल्ज़िम है सारे। अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट का, इनकी कोई कमेटी बननी चाहिए, कोई सुप्रीम कोर्ट का होना चाहिए, कोई ऐसे इलादा लोग होने चाहिए, कोई इस तरह वो इदारे का। सुन ले बेनजीर की, भट्टी साहब साहब कह रहे हैं कि रुक जाए, बेनजीर की साहब कह रहे हैं, और बिल्कुल बात उनकी ठीक है कि पिछली हुकूमतें और पिछली सियासत बेनजीर की सुन ले, बड़ी लंबी चौड़ी बात वो तनकीद करती है नैब के चेयरमैन पे और नैब के कार्रवाई पे तनकीद होती रही है, इसलिए क्योंकि नैब की तहकीकात पे एतमाद किसी को नहीं है, इसलिए क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि आजकल सिंध हाई कोर्ट में केस चल रहा है, मिट्टी ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये दूसरी तरफ सारे ट्रांसपेरेंट बैठे हुए लोग, करने देना भट्टी साहब, सिंध हाई कोर्ट में भट्टी साहब, मैं कह रहा हूं दूसरी तरफ क्यों आप एक माइंड सेट और प्रोपेगेंडा करते रहते हैं सारे लोग? दूसरी तरफ ट्रांसपेरेंट लोग बैठे, बात मुकम्मल कर लूं। सिंध हाई कोर्ट में तरफ मुबैना डाकू, मुबैना चोर, मुबैना जीरे ब्लेड बैठे हुए, आपको बात कंप्लीट करने का मौका मिलेगा। नहीं, भट्टी साहब नहीं बात कंप्लीट करने देंगे। सिंध हाई कोर्ट में एक केस चल रहा है, वहां पे एक पिटिशनर आए, उन्होंने आके कहा कि पिछले 22 सालों में जब से नैब का ऑर्डिनेंस बना है, अब तक नैब ने रूल्स ही और रेगुलेशंस ही नहीं बनाए अपनी इंक्वायरी के। और जब नैब से पूछा गया अदालत में, तो नैब ने जवाब दिया कि वो तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ देख रही है, वो ड्राफ्ट कर रही है। अब आप मुझे बताएं कि इंक्वायरी के रूल्स नहीं बने, तो आप बताएं क्या ट्रांसपेरेंसी का प्रोसेस होगा ऐसे इदारे में जिसमें पिछले 22 सालों में? क्विकली जवाब लेते, देन आई हैव टू टेक अ ब्रेक। ठीक है, आई थिंक महमल भी कुछ ऐड करना चाह रही है। जी भट्टी साहब, जल्दी से मुख्तसर। मैडम शेख, मैं बेनजीर साहब की इसी बात को, सिर्फ एक इसी बात को आगे ले जाना चाहता हूं। 22 साल से नैब ने रूल्स नहीं बनाए, मैं ये मान लेता हूं। अब 22 साल से नैब ने रूल्स नहीं बनाए, 22 साल से किसी हुकूमत ने पूछने की कोशिश की कि आपने रूल्स क्यों नहीं बनाए? अदालत ने क्यों पूछा? ये नहीं चाहते कि कोई इदारा खुद मुख्तार हो, कोई भी आए, ये नहीं चाहते। ये सारे अपने बंदा लाने चाहते हैं, अपने इदारे पर भर्ती करना चाहते हैं, और नैब के मुल्ज़िम नैब की किस्मतों का फैसला करना चाहते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये भी हल है, नैब के मुल्ज़िम नैब के चेयरमैन को डिसाइड करें, ये हल है। ये जमहूरियत का हुसन है, तमाम ये जमहूरियत का हुसन है। नैब का मुल्ज़िम नैब का चेयरमैन लगाए, ये जमहूरियत का हुसन है। सर, अगर कोई चीज नहीं हो रही तो हम लोग इसीलिए यहाँ पर बैठे हैं ताकि हम उसकी निशानदही करें और उनको अकाउंटेबल ठहराएं। महमल का पॉइंट ले लें प्लीज। कोई ऐसे लोग हों जो नैब के मुल्ज़िम ना हो, फैसला करें। अच्छा भट्टी साहब, आपसे तजवीज़ लेती हूँ। महमल में भी कुछ लोग, इस हुकूमत में भी कुछ लोग नैबज़द हैं, तो फिर अगर हुकूमत खुद ही से फैसला लेगी, वैसे तो फरूक नसीम साहब ने ये, मेरी आवाज आ रही है? जी महमल। हाँ, मैंने कहा वैसे फरूक नसीम साहब ने कहा है कि अभी उनकी मुद्दत मिलादत में तौसीक़ के हवाले से हतमी फैसला नहीं हुआ, और उन्होंने कहा है कि अभी हम देखेंगे कि कोई कानून में तरमीम या ऑर्डिनेंस आने के हवाले से भी कुछ भी कहना वैसे कबल, लेकिन जब हतमी फैसला किया जाएगा तो ऑपोजिशन में भी नैबज़दा हैं, तो किसी न्यूट्रल पार्टी को करना चाहिए डिसाइड कि चेयरमैन नैब कौन होगा, ना हुकूमत ना ऑपोजिशन, इन दोनों से ना करवाएं। डिसाइड करती है ना, मतलब क्या इंडिपेंडेंट का क्या मतलब? पार्लियामेंट के अंदर जो है हुकूमत और ऑपोजिशन के बेंचेस मिलकर ही काम का लॉज भी लाते हैं, कवानीन भी बनाते हैं। अलीना देखिए, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, आप उनको प्रोसेस का हिस्सा बनाते हैं। जो स्टेक होल्डर्स है, स्टेक होल्डर्स ना लगाए, पार्लियामेंट और ये सारे किसने दिया? पार्लियामेंट की चोरों पर, डाकुओं पर बात कर रहे थे, उससे पहले अपोजिशन की डाकुओं पर बात कर रहे थे।
कोई पार्लियामेंट से ही वो बंदे लगा लें जो नैब के मुल्जम ना हो, वो ही निकाल लें पार्लियामेंट से, चलो यही कर लें। ये तो नैब के मुल्जम है, ये शहबाज शरीफ ये तो मुझे समझ ही नहीं आई बात। ये तो इस तरह फिर आप इस तरह करें ना, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आप इस तरह निकल आता है ना। नहीं, फिर आप इस तरह करें कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आप सियासतदानों को बिठा दें, क्योंकि जो जजेस हैं उनको नहीं बैठना चाहिए। हमारी डिबेट बड़ी ऑफ ट्रैक हो गई है। बना लें कोई इस तरह कर, आप सबकी तजावीज़ करें। बट साहब वैसे जब कंस्पिरेसी थ्योरी निकालनी होती है ना, तो वो कहीं से भी जोड़ के कुछ भी निकाल देते हैं, वो भी सबकी कंसल्टेशन से हुए। वो आप ठीक कह रही हैं, वो आप ठीक कह रही हैं, मगर नैब के मुल्जिमों को नैब का चेयरमैन नहीं लगाना चाहिए। नैब के मुल्जिमों को नैब का चेयरमैन नहीं लगाना चाहिए। ये भी देखे ना, असल कंट्रोवर्सी है कि केसेस कैसे बनाए जाते हैं। कोर्ट भी यही बात करती है ना कि केसेस कैसे बनाए जाते हैं। चलो जी, ओके, इन्होंने कुछ नहीं किया। ओके, इस डिबेट को जी मैं यहीं पे एंड करना चाहती हूँ। ओके, क्योंकि जिस तरफ हम जा रहे हैं वो एक कंप्लीटली डिफरेंट मुद्दा है, वो एक कंप्लीटली डिफरेंट मुद्दा है। जिस तरफ हम उसके ऊपर एक अलग हम नशिस्त रख सकते हैं, प्रपोजल्स दे सकते हैं क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन वो एक बिल्कुल सेपरेट डिबेट। अभी तो इस वक्त मुद्दा ये है कि जनाब अगला चेयरमैन नैब कौन होगा, आया एक्सटेंशन मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि कानूनी तौर पर अभी तक तो नहीं मिल सकती। जनाब हमारे तमाम एनालिस्ट इसके जवाब में ये कह रहे हैं वजीर आजम चेयरमैन नैब के लिए अपोजिशन से मुशावरत नहीं करेंगे। छोटी सी ब्रेक, दूसरा इशू डिस्कस करेंगे। जनाब दूसरे मसले की तरफ आते हैं। इशू ये है कि मुल्क में महंगाई बढ़ती जा रही है, अवाम इससे शदीद परेशान है। आज भी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि 22 अशिया की, ये बुनियादी अशिया हैं बिल्कुल खोरोनोश की, जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ है, महंगाई बढ़ी है। लेकिन जनाब थोड़े दिनों पहले जब इससे मुतल्लिक सोशल मीडिया के ऊपर तबादला ख्याल हुआ तो वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने कहा कि अगर महंगाई बढ़ी है तो इसके मुकाबले में जो तनख्वाहें हैं वो भी 75% तक बढ़ी हैं, 75% तक बढ़ी हैं। उन्होंने कहा जी खासतौर पर तनख्वाहदार तबके की मुश्किलात अपनी जगह, लेकिन मिस्त्री और मजदूर की दिहाड़ी 3 गुना बढ़ी है। अब ये तो एक तरफ, लेकिन दूसरी जानिब वजीर खजाना शौकत तरीन साहब ने एक प्रोग्राम में जब इससे मुतल्लिक उनसे सवाल हुआ तो कहा, बल्कि एक तरह कहिए एतराफ़ किया कि उस रफ्तार से या तनख्वाहों में इजाफा ही नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। अब ये दोनों बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं। हुआ क्या? शहजाद इकबाल साहब ने दोनों स्टेटमेंट्स का मवाजना किया है। जरा पहले वो मुलाहिजा कीजिए, फिर अपने एनालिस्ट के पास चलेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर ये समझते हैं कि आमदनी में इजाफा नहीं हुआ और इसलिए इन्फ्लेशन पाकिस्तान में ज्यादा बड़ा मसला है, लेकिन वजीर इत्तलात कहते हैं कि आमदनी में इजाफा हो रहा है इसलिए इन्फ्लेशन मसला नहीं है। डीएम है वो और उसके जो फॉर्मर पार्टी अलायंस हैं पीपीपी, वो ऐसे ही बेतुकी मार देते हैं, महंगाई हो गई है, लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए। कहते हैं जी आटा महंगा हो गया है, ये नहीं बताते कि गंदम जो 1200 रुपए की थी वो भी 1800 रुपए के ऊपर जो है वो गई और वो फायदा किसान का हुआ। ये नहीं बताते कि जो गन्ना है वो 135 से 300 रुपए पे चला गया, वहां पे भी किसान जो है उसको फायदा हुआ। 1100 अरब रुपए की इजाफी आमदनी जो है जो किसान को हुई है। जब आमदनी में इतना इजाफा हो गया तो महंगाई में इजाफा जो है वो इररिलेवेंट हो जाता है। फूड प्राइसेस जो बढ़ी हैं वो दुनिया में बढ़ गई हैं और हमारी भी तो उतनी नहीं बढ़ी जितनी कि दुनिया में बढ़ी हैं। लोगों के लिए क्या इसमें बोझ क्यों बढ़ रहा है? बोझ इसलिए बढ़ रहा है कि पिछले चंद सालों में लोगों की इनकम्स जो हैं वो नहीं बढ़ी। जब इनकम लेवल बढ़ती रहती हैं, अफोर्डेबिलिटी बढ़ती रहती है, तो थोड़ी बहुत महंगाई भी हो जाए ना तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जनाब दोनों वज़रा के बयानात आपने मुलाहिजा किए और दोनों का मवाजना भी शहजाद इकबाल साहब ने करके अपने शो में दिखाया। और हाल ही में साल 2018-19 का लेबर सर्वे रिपोर्ट आई है, इदारा शुमारियात की रिपोर्ट, उसने भी बहुत से सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। लेकिन हमारा बुनियादी सवाल इस सिचुएशन को डिस्कस करने के लिए कुछ यूँ कि वजीर इत्तलात एक बात कर रहे हैं, वजीर खजाना दूसरी, तो किसका बयान दुरुस्त है, फवाद चौधरी का या शौकत तरीन का? इरशाद भट्टी साहब। ये भी मैडम शेख जमहूरियत का हुस्न है कि वजीर खजाना कुछ और कह रहे हैं और वजीर इत्तलात कुछ और कह रहे हैं। इस जमहूरियत के हुस्न पर भंगड़े डालें और धमाले डालें। आवाम के घरों में महंगाइयां धमाले डाल रही हैं और इनके हाल देखें कितने पक्के मुंह बनाकर ये क्या कर रहे हैं। और मान ही जाओ जालिमों, मान ही जाओ कि महंगाई हो गई है। मान लिया कि तेल की कीमतें इसलिए बढ़ी हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें ज्यादा हैं, खित्ते में हम सबसे कम तेल ले लें, हमारा तेल नहीं निकला बल्कि हम वो केकड़े से तेल निकाल रहे हैं। मान लिया यहां पर हम हुकूमती नाअहली, मुआशी टीम की नाअहली, नालायकी को छोड़ दे। खैर से वो नैब, पिछला नैब का सवाल था, ये वजीर खजाना भी नैब के मुल्ज़िम है। अच्छा, और आगे आए और हुकूमती पॉलिसियों में कन्फ्यूजन का जिक्र नहीं करते, ये भी छोड़ दिया। या IMF की सख्त शराइत की भी बात नहीं करते
चलो मान लिया कि किसानों को और ज़रात को 1100 अरब ज्यादा मिले, तामीरात इंडस्ट्री से भी वाबस्ता लोगों की आमदन में इजाफा हुआ, मान लिया मिस्त्री मजदूर की दिहाड़ी में भी मंगे बड़ी, मगर ये मुझे फवाद चौधरी साहब और शौकत तरीन साहब और सारे बताएं कि पहले गंदम जा रही थी बाहर, फिर गंदम आ रही, पहले चीनी जा रही थी बाहर, फिर चीनी आ रही, और गुज़श्ता 3 सालों में जितनी महंगाई बढ़ी है, जितनी बुनियादी जरूरतों की चीजें महंगी हुई हैं, क्या उतनी आमदनी भी बढ़ी है? अगर आमदनी बढ़ी है 3%, अगर आमदनी बढ़ी है 30%, तो महंगाई बढ़ी है 100%। अच्छा, ये दोनों नहीं गए होंगे, फवाद चौधरी साहब भी नहीं गए होंगे और शौकत तरीन साहब तो बिल्कुल ही नहीं गए होंगे यूटिलिटी स्टोर पर चीजें खरीदने के लिए या जुमा बाजार में। यूटिलिटी स्टोर पर जाके देख लें, 3 साल पहले की देख लें और 3 साल आज के बाद आज की देख लें। और दूसरी बात यह है कि पहले कितनी आमदनी थी और आज कितनी आमदनी है एक आम आदमी की, वो देख लें, खरीदी जा सकती है। और लोग खुदा का खौफ करो, आटा, घी, चीनी, दालें और यही चीजें, गैस, बिजली, पेट्रोल, डीजल, यही चीजें क्या कर रहे हो? और उसके खुदा के लिए मुझे तो बामरे मजबूरी शौकत तरीन साहब के बयान के साथ जाना पड़ रहा है। ठीक है, आपके बयान को ही मैं आगे बढ़ाती हूँ, महमल की तरफ लेके जाती हूँ। महमल, अगर भट्टी साहब के 2 मिनट इस मवाजने को देख लिया जाए कि जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ी है उस रफ्तार से तनख्वाहें नहीं बढ़ी, अगर बढ़ी भी हैं तो फिर जो कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब और कहते हैं अपोजिशन बेतुकी मार रही है, वो किस हिसाब से कह रहे हैं और क्या मकसद है उनकी फिर ये बात करने का? बड़े जिम्मेदार वजीर है वो। देखिए रीना, बात है कि फवाद चौधरी साहब जो है ना, वो एक सियासतदान है और वो एक सियासी बात कर, जाहिर बात है वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, उन्होंने तो हुकूमत से तो वैसे तो महंगाई कंट्रोल नहीं हुई, लेकिन उन्होंने तो क्या सियासतदान को सच्ची बात नहीं करनी चाहिए? भट्टी साहब, सियासतदान को सच्ची बात नहीं करनी चाहिए? भाई नहीं, मैं आपने बयान इसलिए तो कहते हैं हमारे यहाँ सियासत से लोगों को नफरत होती जा रही है कि वो सियासतदान इसलिए झूठ बोल सकते हैं, वो सियासतदान इसलिए गलत बात कर सकते हैं। मैंने बात ही गलत थी कि वो एक सियासतदान है, इसका क्या मतलब? अपनी हुकूमत का एक सियासी बयानिया दे रहे हैं। हुकूमत का बयानिया ये है कि महंगाई बेशक बढ़ी है लेकिन हम साथ साथ जो है ये इनकम में भी इजाफा हुआ है। ये बयानिया वो एक सियासी बयान, क्योंकि जाहिर बात है हुकूमत इस तरह का एक बयानिया देना चाह रही है फवाद चौधरी। लेकिन मसला क्या है कि मईशत जो है वो पॉलिटिक्स से बालातर है, यानी कि मईशत पे वो नहीं, इस तरह की सियासी बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि मईशत चलती फैक्ट्स पे और नंबर्स पे है। अगर नंबर्स पे आ जाएं तो शौकत तरीन साहब ने खुद ये तस्लीम किया है कि पिछले 2 से 3 साल में डिमांड इतनी नहीं थी क्योंकि हम IMF के प्रोग्राम में थे और आमदनी में इजाफा हुआ, लेकिन इतना खातिर ख्वाह नहीं हुआ और इन्फ्लेशन के असरात इसलिए ज्यादा नजर आते हैं। अच्छा, फिर हफीज पाशा साहब ने, जिनको असद उमर साहब बहुत कोट भी करते थे और उनको बड़ा मोतबर यह हुकूमत समझती है, हफीज पाशा साहब ने हुकूमत का ही ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स का जो है उनके नंबर्स कोट किया और उन्होंने कहा कि अफरात दर में 32% इजाफा हुआ पिछले 3 सालों में और उजरत में इजाफा हुआ है 20% एवरेज जो है। अच्छा, अब मसला यह है कि जब आप इन्फ्लेशन वर्सेस आप इनकम में करें तो यानी कि इसके अंदर एक डिफरेंस है, 32% और एक तरफ 20% है। तो ये जो चीजें शौकत तरीन साहब ने जो बातें की है वो बेसिकली वो पुराने सारी जो टेन्योर, क्योंकि आपको याद होगा कि उन्होंने वजीर खजाना बनने से हफ्ता पहले ये भी कहा था कि मईशत की कमर तोड़ दी है इन लोगों ने। अच्छा नहीं अलीना, मैं सिर्फ मैं 2 चीजें इसमें और कहती हूँ। हफीज पाशा साहब ने ये भी बताया हुआ है कि पीपल्स पार्टी और नून के दौर में जो रेट ऑफ इनकम थी उसमें इजाफा हुआ था और इन्फ्लेशन उसके मुकाबले में कम थी, इसलिए आम आदमी के हालात बेहतर थे। और पीपल्स पार्टी और नून लीग भी IMF के प्रोग्राम में गई थी, तो उन्होंने ये हफीज पाशा साहब ने कहा हुआ है कि उन्होंने एक हायर रेट इनकम ग्रोथ में इसलिए किया उसकी वजह से, और यहाँ PTI का जो केस है वो उल्टा है। अच्छा, फिर कश फाउंडेशन का जो भट्टी साहब की बात है, इसलिए कि नहीं सिर्फ कश फाउंडेशन का भट्टी साहब की बात है, बिल्कुल ये दम है। फूड इन्फ्लेशन पे शौकत तरीन साहब ने कहा कि फूड इन्फ्लेशन दुनिया भर में महंगी हुई है। अच्छा, दुनिया भर में जरूर फूड इन्फ्लेशन बढ़ी हो, पिछले 36 महीनों में एक महीना भी ऐसा नहीं है कि जिसमें पाकिस्तान की फूड इन्फ्लेशन जो है वो बांग्लादेश या इंडिया से कम हुई हो, बल्कि तकरीबन डबल ही रहती है। कोरोना उधर भी आया और इम्पैक्ट बल्कि ज्यादा उधर बुरा पड़ा है। बिल्कुल, तो ये मवाजना भी किया था और कश फाउंडेशन ने एक डेटा दिया था 2 साल का, वजीर खजाना के पलड़े में आप अपना वजन डाल रही हैं और कह रही हैं कि जनाब हम हमने इसको थोड़ा सा सिंपल रखते हैं, हम जरा आवाम के समझने के लिए इसको बिल्कुल आसान रखते हैं और फिर मैं बाकी मेरे पास टाइम बड़ा कम रह गया ताकि
मैं बाकी सब अपने तज्जियाकारों की भी राय शामिल करना चाहूंगी। वक्त बड़ा मेरे पास कम रह गया है। मैं आपका पॉइंट लेती हूँ जरा ब्रेक से आके, छोटी सी मैंने ब्रेक लेनी है, उसके बाद महमल का भी जी पॉइंट लेते हैं और बाकी सब तज्जियाकारों का भी, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जनाब वजीर इत्तलात ये कहते हैं कि अगर महंगाई बढ़ी है तो उस हिसाब से तनख्वाहों में भी इजाफा हुआ है, खासकर दिहाड़ीदार और मजदूरों जो अफराद हैं उनका। लेकिन वजीर खजाना कहते हैं कि जनाब पिछले कुछ सालों में लोगों की तनख्वाहें बढ़ी नहीं हैं। अब दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी बयान है। इससे पहले महमल और भट्टी साहब ये कह रहे हैं कि जी शौकत तरीन के बयान को वो ट्रस्ट करते हैं जो वो कह रहे हैं। महमल ने तो बड़ी अच्छे फैक्ट्स एंड फिगर्स भी हमें कोट करके बताया, वो क्यों ऐसा समझती हैं। बेनजीर आपकी तरफ ही डिस्कशन लेके आना चाहूंगी, अगर ऐसा है तो फिर फवाद चौधरी साहब क्यों मिसकोट करेंगे? वो तो बड़ा फेक न्यूज और इस तरह की इंफॉर्मेशन के बारे में बड़े मोहतात होते हैं, दूसरों को फैक्ट चेक करते रहते हैं। व्हाई वुड ही से, जैसे महमल कह रही थी सियासी बयान है, क्या ये सही है? अलीना वैसे इसका तो जवाब आपको भी पता ही होगा, लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है उनका आजकल काम प्रोपेगेंडा, उनका ऐसे काम ही प्रोपेगेंडा ही होता है और वो यही हो रहा है यहाँ पे। आपने पूछा कि किसका बयान दुरुस्त है, तो एक तरफ है वजीर इत्तलात तो दूसरी तरफ है वजीर खजाना, और बात हो रही है फाइनेंस और इकोनॉमी की, तो जाहिर सी बात है कि शौकत तरीन साहब की बात दुरुस्त है और उसमें वेटेज भी है। फवाद चौधरी साहब आजकल बड़े आउट ऑफ टच रहते हैं कुछ ग्राउंड रियलिटीज से। पहले भी वो ये कह रहे थे कि कहाँ है महंगाई, इतनी तो गाड़ियाँ बिक रही हैं। उससे मुझे वो याद आया कि वो एक फ्रांस में एक 17th या 18th सेंचुरी में एक प्रिंसेस होती थी, उनसे कहा गया कि खाने को कुछ नहीं है लोगों के पास, तो उन्होंने कहा उनसे कहें केक खा लें। तो वो इसी तरह के कुछ बयान भी फवाद चौधरी साहब की तरफ से आजकल सुनने को मिल रहे हैं। देखिए आपने एक लेबर सर्वे की बात की जो अभी आया है कुछ दिन पहले, और उसको पढ़ने से तो यही लगता है कि कुछ हालात ठीक नहीं है। और उसमें यहाँ लिखा हुआ है कि 2017 और 2018 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.8% था, और उसके अगले साल 2018 और 2019 में वो बढ़ के 6.9% हो गया। और जो सबसे खतरनाक चीज़ जो मुझे बड़ी कंसर्निंग लगी वो ये थी कि ज़्यादातर ख़वातीन में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है। अब ये भी हम बात 2019 की कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि पिछले साल अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या था, हमें नहीं पता कि अभी इस साल क्या हालात हैं। पिछले साल और इस साल इतने लोगों की नौकरियां गई हैं, जितनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है, बल्कि आज ही किसी ने ट्विटर पे कीमतें लगाई हुई थी आटे की बड़े शहरों में, कराची में, लाहौर में, उनको ही देख के आपको अंदाजा हो जाना चाहिए। तो फवाद चौधरी साहब के जो बयान है वो जरा बड़े आउट ऑफ टच होते, शायद वो आजकल किसी मजदूर से नहीं मिले, किसी से बात नहीं की, अगर कर लेते तो शायद उनको पता होता कि क्या हालात हैं। अच्छा न्याय साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी, बाकी तीनों जो एनालिस्ट हैं वो शौकत तरीन का ऑप्शन ले रहे हैं, आप क्या समझते हैं इस सवाल के जवाब में? देखिए जी, जो फवाद चौधरी साहब है वो जो फरमा रहे हैं, पहली बात तो ये कि उन्होंने कहा जी कि जो पहले हफ्ते 10 दिन पहले स्टेटमेंट दिया कि एग्रीकल्चर कम्युनिटी की किसान को बड़ी जो है मिल गई है, बहुत उसकी इनकम बढ़ गई है। अच्छा, उनको ये शायद पता नहीं है कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करने के लिए ये डीजल और बाकी जो है जो इनपुट्स होती हैं, खाद और ये सारी ही कितनी ज्यादा उसके अंदर होती है। तो खैर एनीवे, दूसरा जब वो तनख्वाहें बढ़ाने का फरमा रहे हैं कि जी तनख्वाहें बढ़ गई है, मजदूरों की मजदूरी बढ़ गई, बन गई है, तो एहतियात लाजमी रखी है कि जी वो ये नहीं बताया कि जो पेंशनर्स हैं, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, जो हुकूमत का अपना जो है उनकी तनख्वाहें कितनी बढ़ी हैं और वो आए पाकिस्तान से रखते हैं तल्लक या नहीं। और फिर जो तनख्वाहें बढ़ी हैं, जो आपने वो कितना मुआवजा शाहजेब खानजाद साहब ने किया है पिछले 2-3 दिन से, उनका तो टॉपिक ही यही है और अलग-अलग करके मुआवजा करते रहे हैं। उनका और एंगल था, शहजाद साहब ने किया। इसमें सिवाय इसके कि आप जितना जो महंगाई आ चुकी है इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। इसलिए मैं तो ज़्यादा समझता हूँ कि ये तो वैसे महमद थोड़ा सा एज दे रही है, कह रही है सियासी बयान है फवाद चौधरी साहब का, जाने दें। क्योंकि शौकत तरीन साहब भी कभी एक बात करते हैं, कभी दूसरी बात करते हैं। अच्छा, मतलब कंसिस्टेंट तो नहीं है ना। वो उधर भी एक दो पहले भी कह चुके हैं जी मैं चीजें ठीक हो जाएंगी, मैं कंट्रोल करके लेके आ रहा हूँ सारा कुछ, तो उसमें अब उनका क्या ऑप्शन है?
अच्छा सर, लेकिन वो तो ये तो नहीं कह रहे कि महंगाई के हिसाब से हुआ है या कुछ हुआ है, उसके मामले में बिल्कुल क्लियर है। जब उनसे सवाल किया गया, दावे तो एक अलग बात है ना। और मैं भी ये कह रहा हूँ नहीं बढ़ी सर, दावे एक अलग बात, अपनी पोजीशन को डिफेंड करना एक अलग बात, बट कैटेगोरिकली इन्होंने कुछ लेकिन उनकी बात दुरुस्त है कि नहीं बड़ी तनख्वाहें, और मैंने भी आपको ये बताया कि नहीं बड़ी तनख्वाहें मुलाजमीन की। तो फिर आप शौकत तरीन का आंसर ले रहे हैं ना, साफ साफ कहें। जी शौकत तरीन का मैं ये कह रहा हूँ, दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि ना फैक्ट्री प्राइवेट सेक्टर में मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ी हैं किसी फैक्ट्री के अंदर किसी जगह पे, किसी को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और ना हुकूमत की बढ़ी है। तो मुलाजमीन ना घरेलू मुलाजमीन की बढ़ी है। भट्टी साहब से पूछ रहे ना कि घरेलू मुलाजिम की तनख्वाह बढ़ाई है? भट्टी साहब, घरेलू मुलाजिम की तनख्वाह बढ़ाई है आपने? मैडम शेख, मेरी तो नहीं बढ़ी, मैं भी घरेलू मुलाजिम ही हूँ अपने घर में, तो बाकियों की भी नहीं बढ़ी होगी। अच्छा सर, ये गलत बात है। वैसे महंगाई के हिसाब से आपको भी बढ़ानी चाहिए थी। अब आप घर जाएं और आज आप ऐलान करें कि आप आज जितनी भी अपनी हाउस हेल्प है उनकी तनख्वाहों में इजाफा करें। जनाब, हमारे तमाम एनालिस्ट शौकत तरीन साहब का जो बयान है उसको सपोर्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी अगर देखा जाए ख़ास तौर पे आदाद-ओ-शुमार को, तो महंगाई बढ़ी है लेकिन तनख्वाहें उस हिसाब से नहीं बढ़ी, अगर बढ़ी भी हैं तो। इसलिए फवाद चौधरी साहब का बयान सियासी है, ये महमद की स्टेटमेंट है। इजाज़त दीजिए जनाब, मुलाकात होगी पीर को नए सवालात के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।